मेरी उम्र 45 साल की हो चुकी थी। आज मैं अपने आप को पूरा महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जीवन में सब कुछ मिल गया हो, जो कभी मेरे जीवन में आया ही नहीं था। आज मैं अपने से 6 साल छोटे आदमी, यानी उसकी उम्र 39 साल होगी, उस आदमी के साथ मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे जीवन में सब कुछ मिल गया हो। उसकी भी कहानी कुछ मुझसे मिलती थी। उसकी पत्नी 10 साल पहले डेंगू की बीमारी से मर चुकी थी। उसकी भी अरेंज मैरिज शादी हुई थी और अभी इस वक्त वह बिल्कुल अकेला रहता था। ना कोई उसके बच्चे थे और ना ही कोई माँ बाप। उसके माँ बाप भी इसी कोरोना बीमारी में चल बसे थे और मैं इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियो डाला करती थी। मेरे कई मिलियन फॉलोवर थे और मैं अच्छा खासा पैसा कमा रही थी और ये कुछ ही दिनों की बात थी। मेरे पास पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं खुद इतने पैसे कमा रही थी। मुझे अब किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं थी। मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, दोनों पढ़ाई कर रहे थे। बेटी कॉलेज में थी और बेटा अभी 11वीं क्लास में था। मेरे बच्चे भी मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच थे। अपने पिता से वह तो ना के बराबर ही बात करते थे। इसकी भी बहुत बड़ी वजह थी। इसके कारण मेरे बच्चे अपने पिता से कटते जा रहे थे। अभिनव मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करता था, मुझसे हमेशा मिलने की रिक्वेस्ट करता था। वह मेरे सारे मोटिवेशनल वीडियो को देखा करता था और सब पर उसकी लाइक होती थी और मुझे पसंद करने लगा था। मैं उसकी कमेंट पढ़ती थी, इग्नोर मार देती थी। मुझे प्यार के नाम पर बहुत डर लगता था, क्योंकि आज तक मुझे कभी प्यार मिला ही नहीं था। इन सब से बहुत दूर रहती थी और इसके ऊपर मैंने कई मोटिवेशनल वीडियो डाले हुए थे जो कि अभिनव को बहुत पसंद आते थे। उसको किसी भी हाल में मुझसे मिलना था। मुझे इंस्टाग्राम की तरफ से कई अवार्ड भी मिल चुके थे। मेरे 4 मिलियन से ऊपर फॉलोवर थे। मेरी अब यही दुनिया थी। मैं सारा दिन इसी में बिजी रहती थी। एक दिन मुझे अभिनव ने कहा कि आप कहाँ रहती है, मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं आपके घर पर ही आ जाता हूँ। अभिनव मुझे बहुत सिंपल और साधारण इंसान लगता था। उसमें मुझे कोई झूठ नज़र नहीं आती थी। कभी उसने फालतू कमेंट भी नहीं किए थे। बस वह हर कमेंट में कहता था, मुझे आपसे मिलना है, आपको मुझे सामने से देखना है, आपके अंदर बहुत कुछ है जो मुझे जानना है। मैंने उसे बाहर रेस्टोरेंट में बुला लिया। जब मैं अभिनव से मिली तो वह सच में मुझे बहुत ही अच्छा इंसान मालूम हुआ। मैं पहली बार मिल रही थी, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं उससे पहली बार मिल रही हूँ। वो मुझे बस निहारता रहा। मैं बिल्कुल सिंपल जैसे घर में रहती थी वैसे ही गई थी। मैं वैसे भी कोई ज़्यादा बनाव सिंगार नहीं करती थी। मैं बिल्कुल साधारण रहने वाली इंसान थी और उसी को ही पसंद करती थी। अभिनव मुझे बहुत देर तक निहारता ही रहा और कहा कि सच में जैसा सोचा था उससे 10 गुना ज़्यादा प्यारी हो। जब ही तो मैं आपसे मिलने की चाह कर रहा था। आप जो भी लिखती हैं वह आपके अंदर झलक रहा है। मैं तुम्हारे 4 मिलियन फॉलोअर में से हूँ, बहुत ही प्यारी हैं। मेरी तारीफ़ करता रहा। मुझे भी अच्छा लग रहा था। ज़िंदगी में पहली बार कोई इतना तारीफ़ कर रहा था। वैसे मेरे सारे फॉलोअर कमेंट करते थे, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे मजाकिया होते थे, कुछ ऐसे ही होते थे। लेकिन अभिनव बिल्कुल अलग था। आज सामने से कोई मेरी तारीफ़ कर रहा था। मुझे बड़ी ही आश्चर्य हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था, क्या मैं इस तारीफ़ के लायक हूँ? मैंने भी अभिनव के बारे में जानने की कोशिश की तो उसने बताया कि उसकी पत्नी 10 साल पहले मर चुकी है और माता पिता का हाल ही में कोरोना में मृत्यु हुई है। मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला हूँ। मैं उसके हालत पर बहुत आश्चर्य कर रही थी। मैंने कहा, मेरे पास तो सब कुछ होते हुए भी अंदर से बिल्कुल अकेला महसूस करती हूँ और आज सामने वाले इंसान के पास तो सच में कोई नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल टूटा हुआ नहीं लग रहा। मुझसे मिलकर तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो अभी कॉलेज में पढ़ता हो और आज पहली बार मैं भी अपने आप को जवान महसूस कर रही थी। मैंने कहा, अभिनव, तुम सच में बहुत प्यारे हो। सॉरी, मैंने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाया तुम्हारे परिवार के बारे में पूछकर। उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो आदत है, लेकिन मुझे अभी बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे मिला हूँ। मैंने भी अभिनव से हाथ मिलाया। अभिनव ने मेरे बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। अभिनव एक और रिक्वेस्ट की और कहा, क्या सुप्रिया तुम दोबारा मिल सकती हो? मैंने कहा, ठीक है, मैं देखूंगी। उठकर खड़ा हुआ, कहने लगा, मुझे अपने जॉब पर भी जाना है। उसकी शायद नाइट ड्यूटी थी और मैं शाम को उससे मिलने गई थी। हम पूरे 3 घंटा बैठे रहे और ऐसा लग रहा था अभी सिर्फ 2 मिनट बात किए हैं। उसके साथ बहुत सुकून था, बहुत ज़्यादा सुकून। अभिनव ने अपने घर का एड्रेस दिया। अभिनव भी दिल्ली में ही रहता था। मैं भी दिल्ली के मालवीय नगर में रहती थी। अभिनव रोहिणी में रहता था। मैंने कहा, ठीक है, अगर मुझे फुर्सत हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगी। हाँ, रोहिणी में मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं, मौसी की लड़कियाँ रहती हैं। अगर मुझे उधर जाना हुआ तो मैं ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगी।
उसने कहा, उस दिन मैं समझूंगा कोई देवी मेरे घर में पधारी हैं। मैंने कहा, ठीक है अभिनव, तुम बातें बहुत बना लेते हो और सच में बहुत प्यारे हो। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इतना कहने पर तो अभिनव बिल्कुल खिलकर गुलाब हो गया था। अभिनव इतनी देर तक बात करने के बाद भी उसने मेरे बारे में कुछ न पूछा था और मैं भी अपने बारे में अभिनव को कुछ नहीं बताया। मुझे भी अभिनव से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा था। मैं घर आकर सिर्फ उसी को सोच रही थी। उसका चेहरा मेरी नज़रों से जा ही नहीं रहा था। अभिनव ने कहा था कि मैं जब भी तुम्हारी वीडियो देखता हूँ ऐसा लगता है सुप्रिया मैं तुम्हारे साथ हूँ। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है हम दोनों का जन्मों का रिश्ता है। अभिनव से मिलकर मैं अपने घर आ चुकी थी। मुझे अभिनव का चेहरा भूलता ही नहीं था। मैं रातों को उठकर बैठ जाती, सिर्फ मुझे अभिनव की बातें याद आती। मेरे पास सारे रिश्ते होते हुए मैं बिल्कुल अकेली थी, पर अभिनव के पास तो कोई रिश्ता ही नहीं था। वो बेचारा बिल्कुल अकेला था। मेरी बेटी कॉलेज की तरफ से ट्रिप पर चली गई। बेटा अपनी बहन की ज़िद में आकर अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना लिया था। मैंने भी अपने बच्चों को जाने दिया। आखिर मैं इतना किसके लिए कर रही थी? अगर बच्चे ही खुश ना होते तो मैं उस दिन बिल्कुल अकेली थी। और फिर मैं अभिनव के घर जाने का प्लान बना लिया। मैंने उसे कोई फ़ोन नहीं किया था। मैं बिल्कुल उसको सरप्राइज़ देने वाली थी। अब अभिनव मुझसे फ़ोन पर भी बात कर लिया करता था। मैंने शाम को ही उससे बात की थी तो उसने कहा कि आज तो मैं ड्यूटी करके आया हूँ और परसों की मेरी नाइट है और आपने जो वीडियो डाली थी बहुत ही कमाल की है। वो मेरे बारे में पूछने लगा, क्या कर रही हो? मैंने कहा, फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर रही, बस अपनी वीडियो लिखने की तैयारी कर रही थी। उसने कहा, करो, मैं तुम्हारे वीडियो के सहारे ही ज़िंदा हूँ, ना तो मैं कब का टूट चुका होता और तुम्हारी मोटिवेशनल बातें मुझे ज़िंदा रखे हुए है। जब भी तुम वीडियो डालती हो तो ऐसा लगता है तुम मेरे पास पहुँच गई हो। मैंने कहा, अच्छा। अब मैं अभिनव से बातें करे बिना रह नहीं सकती थी। मुझे हर वक्त ऐसा लगता था बस अभिनव से बातें करूं। न जाने उसके अंदर ऐसी कौन सी बात थी जो मुझे बहुत भा गई थी। मैं चुपके से अभिनव से मिलने चली गई। दरवाजे पर डोर बेल बजाया। मैंने अभिनव से पहले ही उसके घर का पता ले लिया था और आज मैं बिल्कुल अकेली उसके घर जा रही थी। मेरे अंदर थोड़ा घबराहट भी था कि मैं ऐसे कैसे अनजान आदमी के घर जा सकती हूँ। क्या पता ये कोई धोखा भी हो सकता है। फिर मैंने अपने भगवान को याद किया और मैंने कहा, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा तो शायद भगवान भी मेरा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। अब अभिनव के घर ही जाकर पता चलेगा। मैंने अभिनव का डोर बेल बजाया तो अभिनव तुरंत कान में लीड लगाए और फ़ोन हाथ में लिए दरवाज़ा खोला तो मुझे देखकर बिल्कुल पत्थर का हो गया और खुश हो गया। कहने लगा, भगवान मेरे घर में खुद ही आ गए। मैंने कहा, हाय, मैं इंसान हूँ, मुझे भगवान की उपाधि मत दो। भगवान ने तो पूरी सृष्टि को बनाया है। अभिनव ने कहा, अभी तो सिर्फ मेरे लिए तुम ही भगवान लग रही हो। जो दिल में चाहत हो अगर वह पूरी हो जाए तो भगवान वहाँ नज़र आने लग जाते हैं। ये बात तो तुम ठीक कहते हो। उसने कहा कि ये तुम्हारी वीडियो से चुराया है। मैंने कहा, लगता है तुम मेरी वीडियो को बड़े प्यार से और समझदारी से देखते हो और इतनी गहराई से देखते हो कि मेरे हर शब्द तुम्हारे दिल में छपे हुए हैं। उसने मेरा हाथ उठाकर अपने दिल की जगह रख लिया। मेरे अंदर तो ऐसे हलचल सी मच गई। मैंने कहा, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? उसने कहा कि जब तुम मेरे दिल से गई नहीं तो अंदर आने की क्या बात है। आप तो हमेशा मेरे घर में रहती हो, मेरे कामों में रहती हो। आ जाओ, जल्दी से बताओ क्या खाओगी? क्या तुम पिज़्ज़ा खाती हो? मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं खाती, मुझे हजम नहीं होती। अब मेरी उम्र भी तो इतनी हो गई है। उसने कहा, मेरी नज़र से देखो, ऐसा लगता है अभी तुम 18 साल की हो। मैंने कहा, मेरी बेटी भी 18 साल की नहीं है, वह 18 साल से बड़ी हो गई है। उसने कहा, फिर तो वो तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। मैंने कहा, हाँ, मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है और बेटा तो 15 साल का है। तो कहने लगा, वो भी मेरी तरह खूबसूरत होगा। और अभिनव ने अपनी एक आंख दबाई। वह इस वक्त एक मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। मैंने कहा, अभिनव, मैं बनाती हूँ, हम दोनों मिलकर खाएंगे। बताओ क्या खाओगे, वेज खाओगे या नॉन वेज खाओगे? उसने कहा, मैं दोनों ही खा लेता हूँ, लेकिन मंगलवार को नहीं खाता। मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं मंगलवार को नॉन वेज नहीं खाता। मैंने कहा, मैं भी दोनों खा लेती हूँ, बस नवरात्रि के दिनों को छोड़कर। मंगलवार को तो मैं भी नहीं खाती। तो उसने कहा, तुम बैठो, मैं अभी बकरे का मीट लेकर आता हूँ। तुम अगर आने से पहले बता देती तो मैं ये सब कुछ बना कर रखता तो सिर्फ हम दोनों बातें करते। उसने मेरे बच्चों के बारे में जानकर भी कोई आश्चर्य न किया। वह तो मुझसे ऐसी बात कर रहा था जैसे मेरी शादी नहीं हुई है। लेकिन उसने बच्चों के बारे में जाना तो कहा, मैं तुम्हारे बच्चों से ज़रूर मिलूँगा, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? मैंने कहा, क्यों नहीं।
वैसे भी मेरे फॉलोअर्स बहुत दूर दूर से लोग मुझसे मिलने आते रहते हैं, लेकिन तुम मेरे ख़ास फॉलोअर हो। तुम क्यों नहीं आ सकते? जिस दिन मेरे बच्चे घर पर रहेंगे उस दिन ज़रूर आना। तुम्हें भी मेरे बच्चों से प्यार हो जाएगा। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। उसने कहा, मुझे तुम्हारे बच्चों से मिलकर बहुत खुशी होगी। वह तुरंत बकरे का मीट लेने चला गया। मुझे उसने अपने बेडरूम में बिठा दिया। मुझे अकेले उसके घर में थोड़ा डर भी लग रहा था। वह मुझसे बोल कर गया था कि अगर भीड़ ना होगी तो मैं जल्दी आ जाऊँगा, 20 मिनट लगेगा। बस मैं अभी गया और अभी आया। जब तक तुम मेरे घर में बिल्कुल तसल्ली में होकर अपनी वीडियो भी बना सकती हो। मैंने कहा, ठीक है, जल्दी आना। वह 20 मिनट का बोल कर गया, लेकिन वो 15 मिनट में ही घर में आ गया था और उसकी रसोई उसके बेडरूम के बिल्कुल सामने ही था। मुझे बेडरूम में बिठाकर मुझसे बातें कर रहा था और जल्दी जल्दी उसने मीट बनाया। मैंने कहा, लाओ मैं तुम्हारा हाथ बटा देती हूँ, जल्दी बन जाएगा। उसने कहा, नहीं, जिस दिन मैं तुम्हारे घर आऊँगा उस दिन तुम मुझे खिला सकती हो अपने हाथ का बनाया हुआ। आज तो मेरे हाथ का खाना पड़ेगा। वह जब मीट बना रहा था तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम ड्रिंक वगैरह भी करते हो? उसने कहा, नहीं, मैंने कभी ये सब ट्राई नहीं किया। उसने कहा कि हाँ, मेरे ड्यूटी के जितने भी मेरे जानकार हैं वह सभी पीते हैं, लेकिन मैंने कभी नशीली चीज़ों को हाथ नहीं लगाया और ना ही मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे पापा बहुत शराबी थे और हमेशा शराब पीकर वह नशे में मेरी माँ से बहुत लड़ाई करते थे, जिसके कारण मुझे इस नशीली चीज़ों से बहुत नफरत हो गई है। हर चीज़ के लिए मेरी माँ को तरसाते थे, जबकि उनकी खुद सरकारी जॉब थी, लेकिन मेरी माँ घुट घुट कर जीती थी। उन्होंने मेरी शादी भी कम उम्र में करवाई थी अपने दोस्त की बेटी से। उनके दोस्त की एक ही बेटी थी और 2-3 लड़के थे। पापा ने जो भी मांगा उनके दोस्त ने वो दे दिया। मुझे भी अपने बाप से बहुत डर लगता था। मैंने भी उस शादी के लिए ज़बरदस्ती हाँ कर दी थी। मेरी पत्नी मेरे घर में रहती ही नहीं थी, वो ज़्यादातर मायके में ही रहती थी। उसको शायद मैं पसंद नहीं था। पसंद तो मैं उसे भी नहीं करता था, क्योंकि मेरी शादी तो ज़बरदस्ती हुई थी। बस इसी वजह से हम दोनों अलग अलग ही रहते थे। उसने कभी ना तो अपनी सास से और ना ही ससुर से इतनी मोहब्बत दिखाई। उसे सिर्फ अपनी माँ का घर पसंद आता था। मेरे पापा के दोस्त कहते थे, तुम भी यहीं पर आकर रह लो, लेकिन मुझे उनके घर अच्छा नहीं लगता था। मेरी माँ बिल्कुल अकेली रह जाती। वैसे मेरी माँ कभी मुझे मना नहीं करती थी। उन्हें तो बस ये था, मेरा घर बस जाए, कोई बच्चा हो जाए, मेरी पत्नी मुझे प्रेम करने लग जाए। लेकिन मेरी माँ का सपना सपना ही रह गया। मेरी पत्नी उषा बस अपनी माँ के घर ही पड़ी रहती और उसे डेंगू बुखार हुआ और उसी बुखार ने उसकी जान ले ली। मुझे उसकी मौत का ज़्यादा सदमा नहीं लगा था, क्योंकि वो मेरे पास रहती ही नहीं थी, तो क्या ही मैं उसके लिए रोता। बस ये थी मेरी शादीशुदा ज़िंदगी। मैं उसकी बातों को सुनकर बहुत भावुक हो गई। उसकी कहानी मुझसे काफ़ी मिलती थी। अभिनव ने अपनी बातें बताते बताते मीट भी बना लिया और रोटी भी बना ली और 2 प्लेट अलग अलग निकाल कर ले आया। मैंने कहा, क्या तुम मेरे फॉलोवर रहोगे, दोस्त नहीं बनोगे? उसने कहा, मैंने कब मना किया? तो मैंने कहा, तो हम क्यों न दोनों एक प्लेट में खा लें। अभिनव बहुत खुश हो गया था। उसने तुरंत एक प्लेट हटा दी और एक ही प्लेट में हम दोनों खाना खाने लगे। अभिनव ने बहुत ही स्वादिष्ट मीट बनाया था। मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैं पेट भर के खाना खाया। अभिनव से बातें की। अब तो सुबह से शाम हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी अभी आई हूँ। मेरा तो अभिनव के घर से जाने का मन ही नहीं कर रहा था और शायद अभिनव भी यही महसूस कर रहा था। लेकिन मैं एक औरत थी, तो वह शर्म महसूस कर रहा था। वो मुझे बहाने बहाने रोकने की कोशिश कर रहा था। अब शाम होने को आई थी। अभिनव मेरे लिए चाय बनाने खड़ा हुआ। मैंने कहा, चाय मैं बना देती हूँ। अभिनव ने मुझे चाय बनाने दिया। मैं चाय लेकर अभिनव के पास बैठ गई। अभिनव ने कहा, अभी तो तुम एक ही प्लेट में खाना खा रही थी, अब 2 कप में चाय क्यों? मैंने कहा, यह भी बात ठीक है। मैंने एक कप हटा दिया और एक ही कप से बारी बारी चाय पीने लगे। मैंने बातों ही बातों में अभिनव से पूछा, क्या ये मकान तुम्हारा ही है? उसने कहा, हाँ, बस 2 फ्लोर मेरा है, बाकी फ्लोर तो मेरे पापा ने अपने ज़िंदा रहते बेच चुके थे। मैं भी सरकारी लाइब्रेरी में किताबें छपाई का काम करता हूँ और मेरी सैलरी भी अच्छी है और बाकी फालतू कोई खर्च नहीं, तो मेरे और पैसे बच जाते हैं, जिससे मैंने और जगह भी फ्लैट लिया हुआ है। ना रहने की, ना खाने की, ना पीने की कोई कमी नहीं। बस भगवान ने मुझे कोई अपना नहीं दिया। अब मैंने तुमसे मिल लिया है तो ऐसा लगता है अब कोई अपना हो गया है। मेरे नाना नानी भी कोरोना में चल बसे थे और दादा दादी भी तो नहीं हैं। एक मेरे मामा हैं, तो वह भी यहाँ नहीं रहते, वह विदेश में अपने बच्चों के साथ सेट हैं। बाकी मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, बस कुछ दोस्त यार हैं। अब उन दोस्त यारों में से सबसे खास तुम हो। मुझे अभिनव बिल्कुल सच्चा दिखाई दे रहा था। वह जो था वही झलक रहा था, कुछ भी बनावटी नहीं था।
खाना खाते समय हम दोनों का हाथ टच होता था तो दिल में अजीब सी गुदगुदी हो जाती थी। चाय पीते पीते भी हम दोनों का हाथ टच हो रहा था तो मेरे अंदर अजीब सी हलचल हो रही थी। ऐसे लग रहा था बस मैं अभिनव के गले लग जाऊं। अभिनव भी शायद ऐसा ही महसूस कर रहा था, पर वो बोल नहीं पा रहा था। मैं चाय पीकर अभिनव के बेड पर लेट गई। अभिनव भी मेरे पैरों के तरफ कुर्सी पर बैठ गया। मैंने कहा, अभिनव यहाँ बैठो बेड पर। अभिनव कुर्सी से उठकर बेड पर बैठ गया। मेरे पास बैठा तो मेरा दिल 100 की स्पीड में दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जल्दी से उसके गले लग जाऊं। अभिनव कहने लगा, तुम ऐसे लेटी रहो और मैं तुम्हें रात भर ऐसे बैठकर देखता रहूँगा। उसने ऐसा कहा तो मेरे दिल में धक धक सा होने लगा था। मैं बहक रही थी। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, अभिनव मुझे चलना चाहिए। मेरी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही थी। अभिनव ने कहा, क्या तुम्हारे बच्चे आज ही घर लौटेंगे? मैंने कहा, नहीं, बेटी तो 5 दिन के ट्रिप पर गई है और बेटा भी 2 दिन के ट्रिप पर गया हुआ है। मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। उसने कहा, क्यों ना आज रात तुम यहीं रुक जाओ। सुबह मैं खुद तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ दूँगा। आज रात हम रात भर दोनों बैठकर बातें करेंगे। मुझे भी उसके घर से आने का मन नहीं कर रहा था। मैं अपने बच्चों को फ़ोन कर रही थी तो बेटी ने फ़ोन उठाया और कहा, माँ चिंता मत करो, हम ठीक से पहुँच गए हैं। बेटी ने कहा, मैं हर पल की तुम्हें वीडियो सेंड करती रहूँगी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अपने भाई के बारे में पूछने लगी तो मैंने कहा, तुम्हारे भाई ने अभी अपनी वीडियो भेजी है, वह भी मस्ती कर रहा है, तुम दोनों को याद कर रही हूँ। बेटी ने कहा, तुम अपनी वीडियो नहीं बना रही? मैंने कहा, मैं भी आज छुट्टी पर हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का। बेटी ने कहा, मम्मी तुम्हारे फॉलोवर नाराज़ हो जाएंगे, तुम्हें अपनी वीडियो नहीं छोड़ना चाहिए, डेली अपने फॉलोवर के लिए वीडियो अपलोड करते रहो। मैंने कहा, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, और फ़ोन रख दिया। अभिनव ने कहा, बच्चे ठीक हैं? मैंने कहा, हाँ, वह अपनी अपनी दुनिया में मगन हैं। तो अभिनव कहने लगा, तो बनाओ अपनी वीडियो, मैं भी तो देखूं कैसे बनाती हो। मैंने उसके सामने ही एक वीडियो लिखी और अपलोड किया। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। उसने मेरी वीडियो को लाइक किया, इतने सारे हार्ट भेजे और मेरे हाथों को उठाकर चूमने लगा। मैं बिल्कुल बेकाबू हो गई थी। मैं भी उसके गले लगने के लिए तड़प रही थी और मैं अपने आप को रोकते रोकते उसके गले लग गई थी। अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उसके गले बड़ी देर तक चिपकी रही, बस लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वह भी मुझे रिलैक्स करते हुए कहने लगा, सुप्रिया संभालो अपने आप को, क्या हुआ? मैंने कहा, अभिनव मुझे बहुत पसंद हो। अभिनव भी कहने लगा, पसंद तो मैं भी करता हूँ तुम्हें, पता है मैंने अपने आप को कितना रोका हुआ है। मैं तुम्हारी चाहत के लिए दिन रात तड़पता हूँ। मैंने कहा, फिर इतनी देर क्यों है? तो दिखाओ अपनी तड़प, मैं भी तो देखूं। अभिनव बिल्कुल पागल हुआ था। वो मेरे होठों से लगकर न जाने कितनी देर तक मेरे होठों की लाली को चुराता रहा। उसके बाद मैंने उसके शर्ट के बटन को खोल दिए। अभिनव भी समझ रहा था मुझे उससे सुकून चाहिए। अभिनव कहने लगा, क्या मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ? मैंने कहा, मैं पूरी तुम्हारी हूँ, जहाँ से मर्जी छू सकते हो। अभिनव पूछने की ज़रूरत नहीं, बस मुझे पूरा कर दो। मैं तुम्हारे प्यार के लिए बहुत तड़प रही हूँ अभिनव। इस वक्त सिर्फ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। अभिनव मेरे दोनों ब्यूटी बॉल को बारी बारी चूमता रहा। उसके बाद वो मेरे बेली बटन पर आया। वह पूरे शरीर को चूम रहा था। उसके बाद मैं बड़ी ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ ले रही थी। अभिनव भी बिल्कुल पागल हुआ था। वह तो न जाने कितनी बार मुझे सुकून पहुंचा चुका था। ऐसे करते करते सुबह हो गई। अभिनव की रात को नाइट ड्यूटी भी करनी थी। मैंने कहा, अभिनव तुम्हें थोड़ा सोना भी चाहिए, अब मुझे मेरे घर छोड़ दो। उसने कहा, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करता हूँ। उसने कहा, तुम नहा लो, उसके बाद मैं नहा लेता हूँ। मैंने कहा, नहीं, हम दोनों एक साथ नहाएंगे और बाथरूम में भी तुम मुझे सुकून पहुँचाओगे। अभिनव एकदम खुश हुआ था, मुझे गोदी में उठाकर बाथरूम में लेकर गया और वहाँ पर भी उसने मेरी आहें और सिसकियों से उसने पूरा आनंद लिया था। मुझे भी बहुत आनंद आया था। अभिनव मुझे लेकर मेरे घर आया। एक बार उसने फिर से मेरे बिस्तर पर मुझे लिटाया तो मैंने उसको अपनी बाहों में भर लिया और दोबारा से हम दोनों ने सुकून पाया। मेरा बस चलता तो मैं अभिनव को जाने ही ना देती, लेकिन अभिनव को अपना जॉब बहुत प्यारा था। वह जा चुका था और मैं उसकी याद में तड़प रही थी। मैंने अपने बच्चों को फ़ोन मिलाया तो मेरा बेटा रास्ते में था और मेरी बेटी भी 2 दिन बाद आने वाली थी। मैंने अभिनव से कहा, अभिनव ड्यूटी से तुम यहीं आ जाना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर रखूँगी। मेरा बेटा शाम तक आएगा, मेरे बेटे से मिलकर ही जाना। अभिनव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर ही आ जाऊँगा। अभिनव ड्यूटी करके सुबह मेरे घर पर ही आया और आते ही मैंने अभिनव को बिस्तर पर पटक दिया और फिर मैंने उससे खूब रोमांस किया। उसने कहा कि जो भी था, हम दोनों का जीवन आज पूरा हुआ है। अगर आज मुझे मौत भी आ जाए
तो मुझे कोई परवाह नहीं। अभिनव ने कहा, तुम मेरी मोहब्बत हो, पहली और आखिरी। पर सच में अभिनव ऐसा ही था। मैं जब भी बुलाती, जहाँ भी बुलाती, अभिनव तुरंत हाजिर हो जाता। वो मेरे सारे काम कर जाता। उससे मुझे कोई लालच नहीं थी। बेटी का भी कॉलेज फाइनल साल चल रहा था। उसने रेलवे के जॉब के लिए फार्म भरा था और मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया था। अब मेरा बेटा भी कॉलेज में आ चुका था। अभिनव मेरे दोनों बच्चों से मिल चुका था और मेरे दोनों बच्चों की अभिनव से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरी बेटी अभिनव को मेरे मन में देख चुकी थी। उसने एक बार कहा, माँ, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, मुझे सच सच बताना, अंकल तुम्हें पसंद है ना? मैंने कहा, हाँ बेटा पसंद है, पर अब कुछ नहीं हो सकता। बेटी ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? पूरी ज़िंदगी तुम दूसरों के लिए जीती आई हो, आज तुम अपने लिए जियोगी। राजन से पूछती हूँ और तुम दोनों की शादी कर देती हूँ। आखिर तुम दोनों की सारी ज़िंदगी पड़ी है। अंकल जी के भी कोई आगे पीछे नहीं है और वह तुम्हें कितना चाहते हैं। मैं उनकी चाहत को देखकर परेशान हो जाती हूँ। मेरे बेटे राजन से जब बात की तो मेरा बेटा भी राजी हो गया। कहा कि माँ, तुम्हें भी जीने का हक है। सारी ज़िंदगी तुम मार खाती आई हो, आज तुम अपने पैरों पर खड़ी हो और तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें उसे अपना लेना चाहिए। आज मेरे बच्चे मेरे लिए खड़े हो गए थे। मुझे उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा वे जानकर मुझे बुरा भला कहेंगे। उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मेरी बेटी ने अभिनव से बात की। अभिनव को कोई आपत्ति नहीं थी। वे तो चाहता यही था कि वो मेरे साथ ज़िंदगी भर रहे, लेकिन मेरे साथ बहुत सारी समस्या थी। अब मैं उन लोगों को साबित कर देती कि मैं एक गलत औरत हूँ, अपने पति के होते दूसरी शादी कर रही हूँ। बेटा और बेटी ने कहा, माँ, तुम कब तक दूसरों के लिए जियोगी? तुम अपने लिए जियो। लोग क्या कहेंगे उसे छोड़ दो। मेरा बाप तो अब तक शराब पीकर तुम्हें सिर्फ दहेज का ताना मारता आया है। उसे दहेज चाहिए, उसे तुम्हारे कमाए हुए पैसे चाहिए, उसे तुम्हारी कदर कहाँ। उसे तो अपने बच्चों तक की परवाह नहीं। तुम उस इंसान की परवाह कर रही हो। माँ, तुम गलत कर रही हो। अब तुम्हें अपने लिए जीना होगा। तुम क्यों बताओ दुनिया को कि मैं अभिनव के साथ हूँ और मैं अभिनव से शादी कर रही हूँ? क्यों डंका पीटना है? जब अभिनव अंकल आपके दिल में है तो आपको चुपके से शादी कर लेनी चाहिए। भाड़ में जाए तुम्हारा पति। मुझे मेरा बाप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह कैसे हम लोगों के सामने तुम पर हाथ उठाता था, तुम्हारे कमाए हुए पैसों पर हक जताता था, तुम्हारे ही पैसे वह अपने घर वालों पर लुटाने के लिए तुमसे ही लड़ाई करता था। माँ, तुम बहुत जल्दी भूल जाती हो, पर मैं नहीं भूली। आपको चुपचाप अभिनव अंकल से शादी कर लेना चाहिए। आपको पापा ने कभी प्यार ही ना किया। वह तो सिर्फ तुम्हें पैसों का ताना मारते, दहेज का ताना मारते, घर वालों को काम ना करो तो उसके लिए ताना मारते। सारी ज़िंदगी तुम्हें बर्बाद करके रख दिया। अब भी तुम उन लोगों की परवाह कर रही हो। मैंने अपने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया। वे सच में मेरी बहुत परवाह कर रहे थे। मेरी बेटी तो रेलवे में जॉब कर रही थी, बेटा भी फाइनल ईयर में था। मैंने कहा, बेटी मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो। मैंने कहा, मेरे बच्चों की शादी करने का दिन है और उसमें मैं शादी करके बैठ जाऊं, समाज क्या सोचेगा, किस तरफ जाएगा? बेटी बहुत तेज गुस्सा करने लगी। माँ, तुम खाक वीडियो बनाती हो, खुद मोटिवेशनल वीडियो बनाती हो और खुद ही इतनी नेगेटिव बातें कर रही हो। समाज ने तुमको क्या दिया है कि उसकी परवाह कर रही हो? क्या समाज ने तुम्हारे बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे दिए? नहीं ना। क्या तुम्हें वे लोग अच्छा कहते हैं जिनके लिए तुम अच्छा बनने की कोशिश करोगी? नहीं ना। माँ, ये दुनिया अपने लिए जीती है और तुम्हें भी अपने लिए जीना होगा। अभिनव जैसा जीवन साथी कहीं नहीं मिलेगा। माँ बहुत अच्छे इंसान हैं और उनको भी एक साथी की ज़रूरत है। अगर तुम अभिनव अंकल की ज़िंदगी में आ गई तो वह तुम्हें हर गम से दूर रखेंगे, तुम्हें जीने की नई उम्मीद देंगे। मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखा है। माँ, सबसे बड़ी बात यह है कि वह तुम्हारी इज्जत करते हैं माँ। और जहाँ इज्जत होती है वहीं मोहब्बत होती है माँ। और जहाँ बेइज्जती होती है वहाँ मोहब्बत तो दूर दूर तक नहीं होती। मैं अभिनव के प्यार में काफ़ी दूर निकल गई थी। अब पीछे मुड़ना तो मेरे लिए भी नामुमकिन था। मैंने अभिनव से दोनों बच्चों के सामने कोर्ट में शादी कर ली। अभिनव मेरे बच्चों से पिता से बढ़कर मोहब्बत करता था। मेरी बेटी और बेटा अभिनव से बहुत खुश रहते थे। हम चारों अपनी खुशी से कितनी बार ट्रिप पर घूम चुके थे। मेरा बेटा भी अभिनव को बहुत पसंद करता था। मेरी अभिनव से शादी को 1 साल बीत गया था। मैंने अपने ससुराल में किसी को नहीं बताया था, लेकिन एक वीडियो न जाने कहाँ से सोशल मीडिया से कहाँ से उन लोगों ने निकाल लिया था और हमारे घर में आकर बहुत हंगामा करने लगे, बहुत ही बुरा भला कहने लगे। मेरा पहला पति न जाने कितनी गंदी गंदी इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहा था, जबकि मेरे दोनों बच्चे पुलिस को बुला चुके थे, अपने पिता को अरेस्ट करवा दिया था।
पुलिस मुझसे स्टेटमेंट ले रही थी। अभिनव भी मेरे साथ था। उसने मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ा। उसने कहा, जो भी हो जाए मैं तुम्हें एक पल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने पुलिस से सारी बातें बताई। जब से मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, मैंने 12वीं तक पढ़ाई की थी। हम 4 बहनें थीं और भाई भी 4 थे। मेरे पापा का अपना चूड़ियों का व्यापार था। मेरे भाई भी इस गोदाम में काम करते थे। हमारा खाना पीना रहन सहन अच्छा खासा था। मेरे पापा और भाइयों ने कई प्लाट खरीदे थे। मैं बहनों में तीसरे नंबर पर थी। मुझसे छोटी मेरी बहन थी, लेकिन मेरी बहन ने मुझसे पहले शादी कर ली थी। उसने लव मैरिज की थी। उसे बहन को मेरी मम्मी पापा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उसने घर के सामने पड़ोसी के लड़के से ही शादी करके सामने ही बस गई थी। हमारे घर से उनका बोलचाल बिल्कुल बंद था। मेरी बहन से कोई बातचीत नहीं कर सकता था, लेकिन मेरी बहन अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। उसका पति भी बहुत अच्छे से उसे रखता था। कभी मम्मी पापा या मेरे भाई घर पर ना होते तो मैं अपनी छोटी बहन से बात कर लिया करती थी। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थी। अब तो उसका एक बच्चा भी हो गया था, पर मेरी शादी अभी तक नहीं हुई थी। पापा मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। मैं अपने घर में अच्छी बनना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था सब लोग मेरी बहन से नफ़रत करते हैं। उसने अपनी मर्ज़ी से शादी करके अच्छा नहीं किया, और मेरी 2 बहनों की शादी तो कम उम्र में गांव में ही कर दी गई थी। उनके बच्चे तो मेरी उम्र के थे। वह कभी कभार त्यौहार पर हमारे घर आया करती थी। दोनों बड़ी बहनें मेरी माँ से बूढ़ी नज़र आती थी। मेरे एक भाई ने लव मैरिज किया था। वह अपनी पत्नी को लेकर अलग रहता था। बाकी 3 भाइयों की मम्मी पापा ने शादी की थी। मम्मी पापा भी बहुत बूढ़े हो गए थे। उसी बीच मेरे पहले पति का रिश्ता तलाश किया जा रहा था। मेरे पहले पति के 3 भाई थे। उनकी कोई बहन नहीं थी। मेरे ससुर की भी सरकारी नौकरी थी। वे बहुत ही लालची इंसान थे। उन्हें लड़की के पढ़ाई लिखाई से या उसके हुनर से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें लड़की से सिर्फ दहेज चाहिए था। मेरे पहले पति की भी सरकारी नौकरी थी। वह सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय था। अच्छी सैलरी थी। तीनों भाइयों के अलग अलग मकान थे, लेकिन सबका परिवार एक साथ ही रहता था। मेरे जेठ की और देवर की कोई नौकरी नहीं थी, तो मेरे ससुर ने उन दोनों के लिए किराने की दुकान खोल दी थी। वे दुकान चलाया करते थे, और मेरे पति की नौकरी थी। इतना दहेज लेने के बाद भी मेरी इज्जत उनके घर में नहीं थी। घर में मेरी सास की चलती थी और बड़ी जेठानी की। मेरा देवर तो शादी करते ही अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया था, पर मेरे पति को मेरी कोई परवाह नहीं थी। वह अपनी माँ की चापलूसी करता था। सारी तनख्वाह लाकर अपने माँ बाप के हाथ में रख देता, और मेरी सास अपने बड़े लड़के पर ही सारा पैसा खर्च करती थी। मुझे तो कहती थी, तेरे बाप का बहुत बड़ा चूड़ियों का बिजनेस है, वहाँ से अपना खर्च निकाल लिया कर, अपने मायके से ही सब कुछ लाया कर, तेरा खर्चा यहाँ कोई नहीं उठाएगा। मुझे बहुत रोना आता। मेरे पापा ने मुझे सब कुछ दहेज में दिया हुआ था। उसके बाद भी उन लोगों को मुझसे हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता था। मैं तो न जाने अपने माँ के घर से कितने सपने सजा कर आई थी कि मैं तो अरेंज मैरिज शादी करूँगी और मुझे बहुत प्यार मिलेगा, माँ बाप का भी और सास ससुर का भी और पति का भी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था, यहाँ पर तो सारे लालची लोग बैठे थे। सिर्फ ये लोग नोचना जानते थे। जिस दिन मेरी सुहाग रात थी, पति रात के 4 बजे मेरे कमरे में आया था। 1 घंटा तो वो अपने घर वालों की तारीफ करते बिता दिया। मम्मी से जुबान नहीं लड़ाना, भाभी की सेवा करनी है। उसके बाद मेरा घूंघट उठाकर कहने लगा, ज़्यादा नखरे मत करना। नखरे करने वाली पत्नी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ना ही उसने मुझे कोई मुँह दिखाई दी, और ना ही उसने मेरे बारे में कोई बात की। तुरंत वो अपने हवस पर आया था, और मैं तो न जाने कितने सपने सजाए बैठी थी। न जाने मैं क्या क्या अपने पति से बात करूँगी। यहाँ सब कुछ चौपट हो चुका था। वह तुरंत मेरी साड़ी को उतार कर कहने लगा, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, मुझे 7 बजे ड्यूटी भी जाना है। तुम्हें भी उठकर घर वालों के लिए और मेरे लिए नाश्ता बनाना है, लंच पैक करना है। लाओ जल्दी से मैं अपना काम निपटाऊं और सो जाऊं। उसने तुरंत मेरे तन से साड़ी को अलग किया, मेरे ब्लाउज़ के हुक को तोड़ दिया और मुझे अपने नीचे गिराकर अपने हवस का निशाना बनाने लगा। उसने शराब पी रखी थी, मुझे जगह जगह से काट कर लाल कर चुका था। उसने अपने दोनों हाथों से मेरा मुँह दबाते मेरी चीख निकलवा चुका था। पूरा बिस्तर खून से लथपथ हो गया था। मेरा चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था। उसके बाद वो बिस्तर पर यूं ही पड़ गया और मुझे कहने लगा, जल्दी से उठकर इस बिस्तर को साफ करो और खुद भी नहा लो। मेरी तो दुनिया ही अलग हो गई थी। मैंने क्या सोचा था और क्या पाया। मैंने अपने भाभीियों से सुहागरात के बारे में सुना था। उन्होंने तो अपनी सुहागरात के बारे में मुझे बहुत कुछ बता रखा था, लेकिन उनकी बताई हुई एक चीज़ मुझ पर फॉलो नहीं की गई थी। मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई थी। अपने आप को जब मैंने शीशे में देखा तो ऐसा लगा
किसी जानवर ने मेरे चेहरे को बुरी तरह से नोचा हो। जगह जगह नाखूनों के निशान थे। सुबह हुई तो जैसे पति ने बताया था, मैं तुरंत रसोई में चली गई। सास ने कहा कि पहले खीर बना लो ताकि शगुन हो जाए, और खाने के अलग अलग सब्जियां बताकर चली गई। मैं दिन के 12 बजे तक उस रसोई में लगी रही। पति कब ड्यूटी गया मुझे पता ही नहीं चला। अब हर दिन मेरे साथ ऐसे ही होने लगा। वह रात के 3 बजे या 4 बजे मेरे कमरे में आता। दिन में तो वह नौकरी पर चला जाता, लेकिन मैं उसको कभी दिन में घर पर नहीं देखती थी, और ना ही मैंने कभी उसकी छुट्टी देखी थी। कहाँ रहता था मुझे कुछ मालूम नहीं चलता था, और मैं तो पूरे घर के कामों में उलझी रहती। इसी तरह मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, और ये प्रेगनेंसी मेरी सुहाग रात की ही थी। मेरी शादी के 2 महीने पहले मेरी बेटी मेरी गोद में आ चुकी थी। अब मेरी सास मुझे बहुत परेशान करने लगी, और जेठानी भी मुझे परेशान करती थी, क्योंकि जेठानी की भी 2 लड़कियां थीं। अब मेरी भी एक लड़की आ चुकी थी। उन लोगों को मेरी लड़की एक आंख भी नहीं अच्छी लगती थी। बेटी के 3 साल के होने के बाद मेरा बेटा भी मेरे पेट में आ चुका था। मेरी ज़िंदगी इसी तरह नर्क बनी पड़ी थी। शादी के बाद एक दिन भी मेरे पति ने मेरे हाथ पर पैसे नहीं रखे थे। मैं आज तक उसके तनख्वाह के बारे में नहीं जान पाई थी। उसे कितनी तनख्वाह मिलती है। अगर मैं कुछ मांगती तो मेरी सास और पति कहते, अपने मायके से ले आ। माँ के घर आती तो वह पूरा कर देती। भाभियाँ भी मुझे कुछ न कुछ दिला देती। मुझे बहुत शर्म आती। मेरा बड़ा भाई मेरे ससुराल वालों से बहुत चिढ़ता था। उसका कहना था कि हमने दहेज में सब कुछ दिया, तब भी वो मेरी बहन को इतना परेशान करते रहते हैं। अपनी बड़ी दोनों बहनों से दहेज अपनी बीच वाली बहन को दिया है, लेकिन सालों को तब भी शर्म नहीं है। अच्छा खासा कमाते हैं, अच्छे पैसे हैं, अच्छे प्रॉपर्टी है, उसके बाद भी इन लोगों को लालच खाई जा रही है। भाई कहता, मत जा, यहीं पर रह ले, कुछ काम कर ले, अपने बच्चों का पेट पाल ले। तेरे पति को तेरे बच्चों तक की परवाह नहीं साले को। बड़ा भाई मेरे पति पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहता, क्योंकि मेरा बड़ा भाई ही सब कुछ करता था। वह न जाने उन लोगों को कितने पैसे दे चुका था। मेरी दोनों डिलीवरी मेरे मायके में हुई थी, तो मेरी डिलीवरी पर भी उसने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे। मुझे अपने भाइयों पर, माँ पर तरस आता। मैं फिर से अपने ससुराल चली जाती, लेकिन ससुराल में मेरी वही हालत रहती। मैं चाहे कितने महीने भी अपने मायके में रहती, पति कभी पूछने नहीं आता था। उसको अपने माँ बाप, उसके दोस्त यार बहुत पसंद थे। जो उसकी भाभी और माँ कह देती वही सच होता था। उसकी बीवी चाहे कुछ भी कहती रहे, उसे कभी मानता ही नहीं था, और ना ही उसे अपने बच्चों से प्यार था। मैं अब बहुत तंग आ चुकी थी। मेरी बहन मेरी पड़ोस में ही रहा करती थी। उसने कहा कि मैं तुझे मोबाइल दिलवा देती हूँ। उसका पति मोबाइल कंपनी में काम करता था, उसे बहुत खुश रखता था। तो उस मोबाइल में अपनी कहानी डाला कर इंस्टाग्राम में, क्या पता भगवान तेरी मदद कर दे और वे वीडियो तेरे पति तक पहुंच जाए। क्या पता तेरा पति तुझसे मोहब्बत करने लग जाए। मेरी बहन ने मुझे मोबाइल ला कर दिया, और मैंने उस दिन पहली बार एक मोटिवेशनल लाइन अपने इंस्टाग्राम पर लिखकर अपलोड किया था, और अपलोड करते ही हज़ारों व्यूज़ पहुंच चुका था। फॉलोअर भी काफ़ी बढ़ चुके थे। अब इसी तरह मैं वीडियो डालने लगी। 1 महीने में ही मेरा 1 मिलियन व्यूज़ चला गया था। मेरे वीडियो को काफ़ी लोग पसंद करने लगे। महीने का अच्छा खासा अर्निंग करने लगी। मैं दोबारा ससुराल नहीं गई, ना ही मेरे पति ने मेरी खोज निकाली। उसने तो आज तक मेरे चैनल को भी नहीं देखा था। मैं यूट्यूब पर भी अपनी वीडियो अपलोड करती। यूट्यूब पर भी मेरे मिलियन में सब्सक्राइब थे। इस तरह मैं फेमस हो गई। उसी फॉलोवर में से मुझे अभिनव मिला, और मेरे बच्चे भी जवान हो चुके थे। मेरी बेटी ने कितनी बार देखा था। मैं अपने पति और अपने बच्चे के लिए कोई भी चीज़ मांगती तो वह तुरंत हाथ उठाता था, और कहता, अपने माँ बाप से ले ले, अपने भाई से ले ले, मेरे पास नहीं है। और वहीं पर अपने भाई भतीजे को गले से चिपका कर रखता था। मेरी बेटी ये सब देखकर बड़ी हुई थी। आज जब उसे पता चला कि उसकी माँ को कोई और पसंद आया है, तो मेरे दोनों बच्चों ने पहल की और कहा, माँ तुमको शादी करनी चाहिए, और मैंने शादी कर ली। तो इसमें क्या बुराई है। आज पति भी आकर सामने खड़ा होकर कहने लगा कि ये गंदी औरत है, पति के होते हुए दूसरी शादी कर चुकी है, इसके इतने जवान बच्चे हैं और ये शादी कर चुकी है। अब आप लोग बताइए, क्या मैंने दूसरी शादी करके गलत किया या सही। मैंने अपने बच्चों के लिए कई फ्लैट ले रखे हैं, दोनों बच्चों को अच्छा खासा पढ़ाया लिखाया। अब आप लोग बताइए, क्या मुझे जीने का हक नहीं। आज मेरा पति अपने बच्चों पर भी दावा कर रहा है, ये मेरे बच्चे हैं। जब ये बड़े हो रहे थे, उनके स्कूल के खर्च थे, उनके दवाइयों का खर्चा था, तब तो वो कहता था अपने मायके से ले ले, अपने भाई से ले ले। और आज वे अपने पैरों पर खड़ी होकर और बच्चे मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहता है ये मेरे बच्चे हैं। मेरे दोनों बच्चे मेरी तरफ से थे।
और अभिनव मुझे जान से भी ज़्यादा चाहता था तो वो भला मुझे कैसे इनके बीच रहने देता। पुलिस ने भी मेरे कोर्ट मैरिज शादी को ही माना था। तुम्हारी पहली शादी तो कब की टूट गई है, क्योंकि तुम उसके साथ रहती ही नहीं, और ना ही तुम्हारा पहला पति तुम्हारा खर्चा उठाता था। तो वह काहे का पति था? मेरे बच्चों के कहने पर और अभिनव के कहने पर उन्हीं लोगों पर उल्टा केस हो गया था। अब मेरा पहला पति हर रोज़ मुझे फ़ोन करता और बच्चों को फ़ोन करता, कहता घर वापस लौट आओ। मेरे बच्चों ने तो अपने अपने नंबर बदल लिए थे, उन्हें तो दोबारा कभी उस दलदल में जाना ही नहीं था जहाँ पर उनकी कोई कदर नहीं थी, उनकी कोई इज्जत नहीं थी। वे वहाँ पर नहीं जाना चाहते थे और मेरा भी यही कहना था। अब आप लोग बताइए, क्या मैं अभिनव से शादी करके ठीक किया या गलत? और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।